जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदी संपादकीय के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट थे और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब आरओ की बात आएगी, इवन यहाँ तक कि यूपी पीसीएस में भी जितने भी इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स से मेरी यही एक अपील रहेगी, एक सुझाव रहेगा कि अगर आप हिंदी में निबंध लिखने का थोड़ा प्रयास कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी इतना कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदी का फ़ायदा होता ही है। तो जो हिंदी माध्यम के अपने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा ये सीरीज़। इसमें हम लोग शब्दों पर भी ध्यान देते रहेंगे, कुछ नए शब्द हमें सीखने को मिलेंगे, वो भी रहेगा, ध्यान देंगे उस पर भी। और देखिए, इसका नाम जनसत्ता संपादकीय सीरीज़ इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि कभी कभी दूसरे न्यूज़पेपर में भी अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स संपादकीय हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें जो टॉपिक ज़रूरी है उसके हिसाब से पढ़ना है, हमें किसी न्यूज़पेपर को केवल फॉलो नहीं करना है। और निबंध में कौन से खंड में कौन सा टॉपिक आपके लिए काम का होगा, उसको जरूर टॉपिक लिख दिया जाएगा ताकि आप उससे जोड़ सकें, खुद को रिलेट कर सकें कि अच्छा ठीक है, ये टॉपिक के अंतर्गत ये चीज़ आता है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघर्ष के मोर्चे और शांति का तकाजा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी स्थितियां चल रही हैं, युद्ध की एक स्थिति चल रही है, उन सब को ध्यान में रखते हुए बड़ा अच्छा ये संपादकीय जनसत्ता में आया हुआ था। तो अगर आप इस टॉपिक को केवल सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा संपादकीय। अब देखिए, निबंध में 3 खंड होता है, खंड क, खंड ख और ग, ए बी सी। तो खंड ग में एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करके एक टॉपिक विषय लिखा रहता है तो वहाँ पर ये आपके लिए काम आएगा। और बाकी कभी आप लोग इंटरव्यू में पहुँचेंगे, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, तो वहाँ पर भी आपको लाभदायक होगा, आपका एक विचार बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे संपादकीय से आपको ये भी एक फ़ायदा मिलेगा कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है तो आप कैसे भूमिका बांध सकते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1-2 दिन में नहीं आएगा, कई दिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, हो सकता है 1-1.5 महीना प्रयास करना पड़े। जो नए लोग हैं या फिर जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स, हिंदी में जैसे खासतौर पे आरओ में हिंदी में ही निबंध लिखना है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूमिका है कि आज की नई दुनिया के सामने आसन्न विश्व युद्ध का ऐसा खतरा पहले कभी नहीं था। देखिए कितना अच्छा है, स्टार्टिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोटिंग हो, कोट से आप किसी के स्टार्ट करें। आसन्न का अर्थ है निकट, एकदम समीप आके खड़ा है। तो बिल्कुल विश्व युद्ध का जो माहौल है वो हमारे एकदम समीप आके खड़ा है, ऐसा हमें लगता है। वर्तमान में कई देशों के आपसी युद्ध में विध्वंस की तस्वीरें दहला देती हैं। अभी जैसे ईरान और इसराइल के बीच में लड़ाई हुई, यूएस बीच में गए और ईरान पे बॉम्बार्डिंग कर दिया उन्होंने, उनके न्यूक्लियर साइट पे। तो ये सब जो दृश्य, जो फोटोज़ हमें मिल जा रहे हैं तुरंत तुरंत इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं हमें दहला दे रहे हैं। और ये विश्व युद्ध की जो स्थिति है, इसमें संपादकीय में कहा गया है कि ताइवान को लेके हाल फिलहाल में चाइना ने बयान दिया कि ताइवान हम वापस लेके रहेंगे। अब ताइवान इसकी वजह से अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना चाह रहे हैं, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने यूएस से हथियार खरीद लिया और वो भी मिसाइलें जो हैं उन्होंने मिसाइलों से लैस हो गए और उन्होंने मिसाइलों को तैनात कर दिया है कि अगर चाइना कभी भी एयरफोर्स से अटैक करे, मिसाइल से अटैक करे, तो हमें पहले से रेडी रहना है। और उसके पीछे बाकी देश भी हो सकते हैं कि यूएस साथ में खड़ा हो जाए, इसके ताइवान के, और यूएस के साथ यूरोपियन यूनियन खड़ा हो जाए क्योंकि नाटो में वैसे ही बहुत सारे यूरोपियन मेंबर्स हैं। चाइना के साथ हो सकता है रशिया खड़ा हो जाए। इस तरीके की बातें भी आगे देखने को आपको मिलेगा। पहले ऐसा न था, न इतनी उन्नत तकनीक थी और न ही टेलीविज़न और सोशल मीडिया का इतना वर्चस्व था, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो बातें लिखी जाती हैं वो उत्तेजित करती हैं, हमारे कहीं ना कहीं विचारों को प्रभावित करती हैं। पहले क्या था, लिमिटेड चैनल थे, अधिकतर हर देश का अपना एक सरकारी न्यूज़ चैनल हुआ करता था, वहाँ से जो खबरें प्रसारित की जाती थी उसको लोग देखते थे, उनके फिर जो विचार अपने विकसित होते थे, डेवलप होते थे, उसके हिसाब से लोग आपस में बात करते थे। अब तो सोशल मीडिया है, थोड़े से थंबनेल अच्छे से लगाया और उसके बाद एकदम से जय हिंद और अपने अपने देशों का नारा देके बिल्कुल एक अलग माहौल बना दिया जाता है। युद्ध में उपयोग होने वाले उपकरण भी अब ज़्यादा घातक हैं, पहले इतने घातक नहीं थे। पहले इतनी मिसाइलों की लड़ाई, ड्रोन्स से जाके आप माफ़ करिएगा, ड्रोन से जाके आप हथियार को गिरा दे रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ कर रहे हैं। पहले इतना खतरनाक मिसाइल यूज़ नहीं होता था।
मगर अब परिदृश्य जो है वो बदल चुका है। मैदान के बजाय अब आप देख रहे हैं आसमान में ही सारी लड़ाई केंद्रित हो गई है। आपस में सेना नहीं लड़ रही है, ये देश उस पर मिसाइल पटक रहा है, वो देश इधर मिसाइल मार रहा है। अब बचिए, बच सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, मूलभूत ढांचे को, जो भी आपका एयरफोर्स का बेस स्टेशन है, आपके डिफेंस एरिया है, उनको नुकसान पहुंच रहा है। मिसाइल और ड्रोन तकनीक ने हजारों मील दूर से अचूक निशानों के जरिए जहां युद्ध कौशल विकसित किया, वहीं इसकी विभीषिका नए रूप में सामने है। विभीषिका का मतलब डर है, जो डर है, भय है। तो इसका जो भय है ड्रोन्स का, मिसाइल का, वो अब नए सिरे से है। 1000 किलोमीटर दूर भी आप बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले किसी देश की आर्मी बॉर्डर पे लड़ाई करेगी आर्मी से, फिर बॉर्डर को पार करेगी और फिर अंदर जाके वो किसी डिफेंस एरिया में एयरफोर्स के बेस पे अटैक करेगी। मिसाइल है, मिसाइल को कोई बॉर्डर मतलब है नहीं। नीचे ग्राउंड लेवल पे आपकी आर्मी खड़ी है, ऊपर से मिसाइल अटैक हो गया, रोक पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका जहां पर केंद्रित करके, लक्ष्य केंद्रित करके मिसाइल छोड़ा गया है वो उसको तबाह कर देगा। अब यहाँ पर कुछ जो मौजूदा समय में युद्ध चल रहे हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है कि जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 3 साल से युद्ध जारी है और जो भी उसकी तस्वीरें आपको मिल रही हैं वो बहुत भयावह है। ईरान इजराइल के बीच में सिर्फ 12 दिन की लड़ाई हुई और उससे पूरा माहौल बदल गया और डर की स्थिति पूरे विश्व भर में पैदा हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध बना हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ दिनों की लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो वो सबके सामने जग जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से कितनी भारी तादाद में ड्रोन्स को छोड़ा गया था और भारत ने उसका किस तरीके से सफलतापूर्वक सामना किया। फिर भारत ने जब अटैक किया तो उनके कितने सारे एयरफोर्स बेस उड़ गए। इन सब के बीच ये तो युद्ध हो रहा है, इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी शुल्क संग्राम, जिसको टैरिफ वॉर हम बोल रहे हैं, अभी जैसे 1 अगस्त से भारत पे 25% प्लस अनस्पेसिफाइड रशिया स्पेसिफिक टैरिफ खोला है। अनस्पेसिफाइड मतलब कि उन्होंने बताया नहीं है कि रशिया के साथ जो आप लेन देन कर रहे हैं डिफेंस में, जो तेल खरीद रहे हैं, कितना रशिया के हिसाब से जो आपका व्यापार चल रहा है भारत का, कितना हम उसकी वजह से टैक्स लगा रहे हैं, वो उन्होंने खुल के नहीं बताया है। लेकिन 25% का टैरिफ जग जाहिर है। तो 25% प्लस रशिया के साथ जो हम डील कर रहे हैं डिफेंस को लेके, तेल खरीद रहे हैं, उसकी वजह से भी अलग से टैक्स, टैरिफ, शुल्क यूएस लगा रहा है हमारे ऊपर। तो एक तरफ तो सच में लड़ाई चल रही है हथियारों की और दूसरी तरफ ये अर्थव्यवस्था की लड़ाई ले आए, ये शुल्क संग्राम ले आए, टैरिफ और लेकर चले आए बीच में। इससे भी दुनिया भर के देशों को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं उसमें ये बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि टैक्स आप बढ़ा देंगे तो सामान महंगा होगा, कई जगह से आप नहीं मंगवाएंगे, दूसरी जगह से मंगवाएंगे, तो ये भी एक बड़ा वैश्विक स्तर पर व्यापार को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति है। कुल मिलाकर स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि गुटों में बटी दुनिया अपने हितों पर केंद्रित होती जा रही है। बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको लिख सकते हैं कि ऐसी स्थिति है जिसमें गुटों में ये दुनिया बटी हुई है और वो सिर्फ अपने हितों पर केंद्रित हो रही है। उसको मतलब नहीं है कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो कौन कितना बर्बाद हो रहा है, हमें फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। जैसे यूएस का आरोप क्या है भारत के ऊपर कि आप सस्ता तेल तो रशिया से ले रहे हैं, लेकिन रशिया जो तेल आपको बेच रहा है उससे वो यूक्रेन की लड़ाई में फंडिंग कर रहा है। भारत का स्टैंड है कि हम अपने हित ना देखें, यहाँ के लोगों को रोज़ जो पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत है हम ज़्यादा दाम पे ही खरीदें, बाकी देशों से अगर हमें कोई सस्ता दाम पे ऑफ़र कर रहा है तो हम ना खरीदें। तो हर एक देश का अपना तर्क है। ऐसी चर्चा है कि चीन अपना पहला हमला ताइवान पर करेगा और यहीं से ये विश्व युद्ध की, जो तीसरे विश्व युद्ध की जो एक स्थिति बन रही है भविष्य में, वो इसी पर केंद्रित है। ईरान इजराइल की जब लड़ाई शुरू हुई तो ऐसा लगा कि ये लड़ाई बहुत बड़े स्तर पे जा सकती है, कुछ और बड़े देश और महाशक्तियां इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब बात चीन और ताइवान के बीच में हो रही है तब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर हमें ढकेला तो नहीं जा रहा है भविष्य में, और यहीं से महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है, ऐसा इस संपादकीय में एक चिंता जाहिर की गई है। नाटो देश अमेरिका के साथ आ सकते हैं तो चीन के साथ रूस, ईरान और उत्तर कोरिया आ सकते हैं, क्योंकि ये उनके बड़े ही महत्वपूर्ण साझेदार देश हैं। आज के समय में चाइना के साथ रशिया खड़ा है, चाइना के साथ उत्तर कोरिया खड़ा है, चाइना के साथ इस समय ईरान खड़ा है, क्योंकि ईरान जब यूएस के साथ था तो भी ईरान यूएस के साथ था नहीं। जब ईरान यूएस के साथ इतने दिन से वॉर की सिचुएशन में था, अभी इस वॉर के पहले
जब उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे यूएस ने कि तेल नहीं खरीदना है, तो भारत को भी समस्या हो रही थी पेमेंट करने में। डॉलर में पेमेंट भारत नहीं कर पा रहा था ईरान में, क्योंकि यूएस ने बैन लगाया हुआ था, सैंक्शन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। तब चाइना सामने आया। चाइना ने बोला कि हम अपनी करेंसी में, अपने मुद्रा में आपसे तेल खरीदेंगे, तो आपके पास हमारा रेनमिन भी होगा, और उसके बाद आप क्या करिएगा, जब हमसे कोई सामान खरीदिएगा तो आप हमारा पैसा हमें उसी रेनमिनबी से खरीद लीजिएगा। तो वो डॉलर के बदले उनकी जो करेंसी है रेनमिनबी, उसी से ही लेन देन हो जाएगा। मगर सवाल ये है कि जब हमें दो गुट बड़े स्तर पे नज़र आएंगे, अमेरिका के साथ कुछ देश खड़े होंगे, चाइना के साथ कुछ और देश खड़े होंगे, तो भारत जैसे देश जो शुरू से नॉन अलाइंड रहे हैं, गुट निरपेक्ष रहे हैं, उनकी बारी आएगी, उनकी अग्नि परीक्षा होगी। तो भारत जैसे कुछ देश हैं जिनकी स्थिति गुट निरपेक्ष वाली होगी, जो समय समय पर दिखी भी है। भारत ने हमेशा यूनाइटेड नेशन में जब भी वोट आया है उसमें अपनी गुट निरपेक्षता दिखाई है। इजराइल हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, लेकिन हम उसी समय पैलेस्तीन के लिए भी अपनी एक चिंता हमेशा जाहिर करते आए हैं। उनके लिए भी हमारे मन में कुछ इमोशंस रहे हैं, क्योंकि लोग हमारे लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहे हैं। तो वहाँ पर जब भी इजराइल के खिलाफ या पैलेस्तीन को सपोर्ट करते हुए कोई इन दोनों के बीच में यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में वोट होता था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी, तो भी भारत उसमें अलग रहता था। और भारत ने गुट निरपेक्षता को दिखाते हुए कभी भी किसी एक गुट के तरफ जाना सही नहीं समझा। 1971 की बात अलग थी, क्योंकि उस समय यूएस खुल के पाकिस्तान के साथ था, तो भारत को किसी एक महाशक्ति की ज़रूरत थी, क्योंकि तब उस समय हम उतने डेवलप भी नहीं थे। उस समय हम बहुत सारे, दो फ्रंट पे पाकिस्तान था और अकाल आता रहता था, सिचुएशन वैसी रहती थी। 5 साल हुए थे मुश्किल से, 1966 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति, तो 5 साल हुए थे जब हम अपने अलग अलग धान, गेहूं, इन सबको उत्पादन बढ़ा रहे थे, निर्भरता हमारी बढ़ रही थी अपने देश के उत्पादनों पर। तो उस समय का सिचुएशन अलग था। उसके बाद भारत कभी भी खुल के किसी गुट की तरफ नहीं गया है, हमेशा बैलेंस बनाते हुए नज़र आया है। तो देखने वाली बात होगी इस, अब देखिए, एक आपको आइडिया लग गया होगा चीज़ें क्या चल रही हैं, 2-3 आपको शब्द समझ में आया। ये विभीषिका जो है, ये वर्तनी शुद्धि में भी आरओ के एग्जाम में पूछा जाता है, या कोई भी और परीक्षा आप दे रहे हैं जहाँ हिंदी है, वहाँ पर ये विभीषिका आता है। विभीषिका का अर्थ हो जाएगा भय, ठीक है, आतंक, इस तरीके से इसका अर्थ होता है। और विभीषिका में कैसे वर्तनी है आप ये सीख गए। और आसन्न का अर्थ होता है निकट, समीप, तो हमारे निकट आके विश्व युद्ध खड़ा है, हमारे समीप आके खड़ा है। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। पीडीएफ फ्री में आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा जीएसएन करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।